दोहा में अमन मुज़ाकरात आज होंगे या नहीं, ट्रंप की तस्दीक, ईरान का इनकार। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर दावा, लिखा ईरान ने मुज़ाकरात की दरखास्त की। मुज़ाकरात आज दोहा में होंगे। खाम तेल की कीमत ईरान जंग से पहले की सतह से भी कम हो गई। जबकि तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि आइंदा दिनों में ईरान और अमेरिका के दरमियान किसी भी मुज़ाकरात का शेड्यूल तय नहीं किया गया। ईरानी तकनीकी वफ़द इस हफ्ते दोहा का दौरा करेगा, ताहम उसका अमेरिकी हुकाम के दौरे से कोई ताल्लुक नहीं होगा। व्हाइट हाउस का कहना है कि अमेरिकी एलची स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर दोहा रवाना होंगे। पीआईए की निजकारी का अमल कामयाबी के साथ मुकम्मल। इदारे की मिल्कियत बाज़ाब्ता तौर पर नए मालिकान को मुंतकिल कर दी गई। आरिफ हबीब कंसोर्शियम के ज़िमनी इदारे पीआईए इक्विटी लिमिटेड ने आज इंतज़ाम संभाल लिया। चेयरमैन पीआईए इक्विटी लिमिटेड का कहना है कि पीआईए को जदीद आलमी मयार की एयरलाइन बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर पैगाम में कहा कि आज का दिन पाकिस्तान की माशी इस्लाहात के सफ़र में संगे मील की हैसियत रखता है। पंजाब का हैबिचुअल ऑफेंडर्स बिल अवामी और सियासी दबाव के बाद रोक दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने स्पीकर की लाइल्मी और अपोजिशन के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पर बिल की मुतनाज़ा शिकें खत्म करने का हुक्म दे दिया। मुजव्वज़ा बिल में महज इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर शहरियों के बैंक अकाउंट मुंजमद करने, जायदाद जब्तगी और इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकर लगाने जैसे सख्त इख्तियारात शामिल थे। और यूरोप भर में शदीद गर्मी की लहर जारी। हालिया हीट वेव के दौरान फ्रांस, डेनमार्क, जर्मनी और जमहूरिया चेक समेत यूरोप के कई ममालिक में दर्जा हरारत के कई रिकॉर्ड छूट गए हैं। 21 जून से अब तक 1300 से ज़ायद अमवात रिकॉर्ड हुई हैं। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक फ्रांस में दरियाओं, नहरों और स्विमिंग पूल्स में नहाने के दौरान होने वाली हलाकतों की तादाद 74 हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, खुश आमदीद। दुनिया बोल है के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सादिया सैमसन। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज़ अच्छा हुआ होगा और हम ये दुआ करते हैं, उम्मीद भी करते हैं कि जैसी आपकी सुबह अच्छी हुई है वैसे आपका पूरा दिन बड़ा अच्छा गुजरे। शहर कायद में मौसम खुशगवार हो चुका है। मतलब थोड़ा आज सुबह से अबर आलूद नज़र आ रहा है। सुबह सुबह मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी रिपोर्ट हुई है और महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी किया है कि मुल्क में मानसून की बारिशों का सिलसिला 1 जुलाई से शुरू होने की पेशगोई की गई है। खैर, मानसून का सिस्टम मुल्क में दाखिल होने के बाद पंजाब, कश्मीर, शुमाली इलाकों में बारिशें होंगी और सिंध या फिर कराची में भी मानसून का जो मौसर सिस्टम है वो 5 जुलाई से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पहुंचने जा रहा है और पेशगोई की गई है कि कराची में इस बार मामूल से कम बारिशें होगी। लेकिन शदीद बारिश की सूरत में बड़े शहरों के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का इम्कान इसलिए जाहिर किया जा रहा है, खासतौर पर कराची में, क्योंकि एक शोर मचा हुआ है कि बरसाती नालों की सफाई नहीं हुई है। मौसम पे आगे चल के हम बात करेंगे पाकिस्तान की, लेकिन यूरोप का मौसम जो है वो भी कुछ अच्छा नहीं है। शदीद गर्मी की लपेट में है। जून के आखिर से जारी हीट वेव के बायस 1300 से ज़ायद अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं, जबकि कई ममालिक में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी तजावुज़ कर चुका है। अस्पतालों और रेस्क्यू इदारों पर दबाव बढ़ चुका है। ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मुतासर हो रहा है और आलमी इदारा सेहत ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी कर दी हैं। तो मौसम की सूरत हाल तो हमने आपके साथ शेयर कर ली, जहाँ शदीद गर्मी पूरी दुनिया में ही है और लोगों को मुतासर कर रही है। गर्मी तो इस वक्त फुटबॉल के मैदानों में भी है, जो माहौल बना हुआ है। ख़ास करके अब बड़ी बड़ी टीमों के मैचेस आ रहे हैं और जैसे जैसे ये नॉकआउट मैचेस में हम देख रहे हैं कि बड़ी टीम्स भी कहीं ना कहीं फंस रही हैं। दैट इज़ क्वाइट अ थिंग। और अभी जो एक मैच हुआ है, दैट इज़ मोरक्को वर्सेस नेदरलैंड्स, दैट्स अ मैच दैट नीड्स टू बी टॉक्ड अबाउट। फंस के निकल गई हैं। सो नेदरलैंड्स इज आउट और ये है वो पेनल्टी जिसमें दोनों टीमों ने भरपूर कोशिश की। अशरफ हकीमी द कैप्टन, उन्होंने भी कोशिश की कि हम गोल करें ही ना, लेकिन उसके बाद फाइनली देयर वाज अ मोमेंट एंड दिस वाज द मोमेंट जब इस्माइल साबरी ने गोल किया, हिस्ट्री बनाई एंड मराकश इज नाउ इनटू द ग्रुप ऑफ 16। व्हाट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैच। इसकी आगे चल के हम जरूर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले गुज़िश्ता रात का मैच ब्राजील वर्सेस जापान, और हम दोनों जो है वो वी आर कनेक्टेड, क्या हो रहा है, लेकिन उसमें हुआ ये कि एट द एंड ऑफ द डे ब्राजील रियली डिड शो कि वो क्यों ब्राजील है। ब्राजील ने दिखाया कि वो क्यों ब्राजील है। फर्स्ट हाफ में मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे वो ब्राज़ील दिख नहीं रहा था। मुझे बहुत अफसोस भी हो रहा था बिकॉज एक दिन पहले यहीं पर बैठकर हम ब्राज़ील की तारीफें कर रहे थे और हम कह रहे थे ब्राज़ील तो थ्रू हो ही जाएगा। बट देन सेकेंड हाफ में क्या ही कमबैक किया है ब्राज़ील ने।
एंड देन दे डिड नॉट स्टॉप एट ऑल, और उसके बाद कांस्टेंट अटैकिंग रही उनकी, और फाइनली दे मेड द लास्ट गोल एट द 90th मिनट Yeah. दैट मेड द गेम फॉर लेकिन ब्राजील। जैसे कि आप कह रही थी ना, जैसे हमने कहा कि नेदरलैंड्स बड़ी टीम, वो बाहर हो चुके हैं, इसी तरह एक और यूरोपियन पावर हाउस जर्मनी, Oh, रात में yes. पैराग्वे ने ऐसा क्या कर दिया कि सुबह पाकिस्तानी उठे होंगे और जो जर्मन फैंस हैं उन्होंने सर पीट लिया होगा अपना। एक और मैच गया पेनल्टी पे, इट वाज जर्मनी वर्सेस पैराग्वे। फुल टाइम पे तो इट वाज 1-1, इट वेंट ऑन द पेनल्टी एंड देन द यूरोपियन साइड लॉस्ट टू द साउथ अमेरिकन वंस पावर हाउस। लेकिन पैराग्वे ने साबित किया है कि अभी भी जान बाकी है। सो ग्रुप ऑफ 16 में जो है वो कनाडा, पैराग्वे, ब्राज़ील ये पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ जनाब मराकश जो है वो भी पहुंच चुका है। आगे चल के हम आपको बताएंगे कि अब इनका किन किन किसके से साथ मुकाबला होने जा रहा है। सादिया, लेट्स मूव ऑन टू द टॉप ओह स्टोरी। एब्सोल्युटली। सो टॉप स्टोरी ऑफ द डे, ऑब्वियसली इस वक्त खित्ते की जो सूरत हाल है, अमेरिका और ईरान के दरमियान मुमकिना मुज़ाकरात पर एक बार फिर से गैर यकीनी किसी सूरत हाल है। द वर्ल्ड इज़ अवेयर ऑफ इट और हम सब परेशान भी है। वाइट हाउस और सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दोहा में आज मुज़ाकरात की तस्दीक तो कर दी है, लेकिन ईरान ने यह वाज़ेह किया है कि अमेरिका के साथ किसी भी मुलाकात का हमारा कोई प्लान नहीं है। और दूसरी जानब आपने हॉर्मोस पाबंदियों और जौहरी प्रोग्राम पर दोनों ममालिक के बयानात में भी वाज़ेह इख्तलाफ बरकरार है। बिफोर हम अपनी जो मेहमान हैं उनको हम मदू करें, मैं दिखाना चाहूँगा, अगर हमारे पास ख्वाजा आसिफ साहब का ट्वीट है और उन्होंने भी इस पे गुफ्तगू फरमाई है और उन्होंने कहा है कि भाई जंग शुरू होने से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस जो है उसका कोई दूर दूर तक अता पता नहीं था, और अब जो मामलात हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। एंड ही सेड इन अंग्रेजी ज़बान, जिसका उर्दू में तर्जुमा यह है कि जंग भी क्या क्या नए तरीके इन्वेंट करती है। विद दैट हम चलते हैं अपने मेहमान माहिर बैनुल अक़वामी उमूर डॉक्टर शाज़िया शीमा हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, सुबह खैर आपका। जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं डॉक्टर साहबा के मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, ईरान सीधा सीधा कह रहा है कोई मुज़ाकरात नहीं होने जा रहे। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब किसी से पूछ के ये बातें करते हैं या खुद ही ये शुर्लियाँ छोड़ देते हैं? उनके बारे में हम ये कह सकते हैं वो आजकल मुज़ाकरात खेलना चाह रहे हैं, और उनको फिर वो उनका वही हाल है कि जिस बच्चे के साथ ग्राउंड में कोई नहीं खेलता फिर वो खुद ही अपने साथ खेलना शुरू कर देता है। तो लगता है ये मुज़ाकरात उन्होंने खुद के साथ ही खेलने हैं। वो चीज़ों को बहुत नॉन सीरियस लेते हैं और शायद उनकी हुब्रस है, उनको लगता है कि पूरी दुनिया जो है वो उनके इसी चीज़ के ऊपर बस इशारे की मोहताज बैठी हुई है। दुनिया बहुत बदल चुकी है, अब वो दुनिया नहीं है जो कि अमरीकी सदर के इशारे की मोहताज बैठी हो। अब दुनिया अपने फैसले खुद भी ले सकती है। मुज़ाकरात होने की जहाँ तक बात है तो एक MOU आपके साथ साइन तो किया गया, एक मफ़ाहमती याददाश्त है, उसके अंदर 14 जो हैं उसकी क्लॉजेज़ हैं, वो साइन ही किया आपने, जिसको आपने दिखाया भी और साइन भी आपने वर्साई पैलेस में किया। तो करने से पहले सोच लेना था, लेकिन करने के बाद अब आप सोच रहे हैं कि हमें अब इसको आगे तो लेके नहीं चलना, ना ही इसने किसी डील की सूरत इख्तियार करनी है। हमें तो बस वो कुछ 1 डेढ़ हफ्ता चाहिए था, मार्केट को स्टेबल ज़्यादा थोड़ा-सा हम कर लेते, क्योंकि हमारे स्ट्रेटेजिक रिज़र्व भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थे। तो हमारा एनर्जी का प्रॉब्लम जो है, हम ये ना होता कि पूरी दुनिया जो है उसको हम नोज़ डाइव पे ले जाते। और उसमें भी ये उजलत का सामना कर रहे हैं। अभी माहिरीन अभी भी कह रहे हैं कि जिस चीज़ के लिए इन्होंने बहुत जल्दी-जल्दी में उस MOU पे साइन किए और हमसे एक ऑफ रैंप माँगा, वो प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुआ। और साथ में इन्होंने लेबनान से भी एक इज़राइल की डील करा दी है, जो कि बिल्कुल अपोज़िट है जो MOU है। MOU की पहली शर्त है कि लेबनान जो है वो इनख़ला करेगा, और जो इज़राइल और लेबनान की डील करवाई है, और कल वहाँ पे अमेरिकी जो एयर मार्शल हैं वो भी मौजूद हैं और वहाँ पे उस सारी चीज़ों को अंजाम दे रहे हैं, वो बिल्कुल उससे अपोज़िट है, जिसके अंदर शर्त है कि जी हिज़्बुल्लाह डिसआर्म करेगा और इज़राइल जो है वो 2-3 गाँव पीछे की तरफ जाएगा, इनख़ला तो बिल्कुल नहीं करेगा। तो इस पूरी का जो सूरत-ए-हाल है वो हम तो पहले दिन से तज्ज़िया कर रहे हैं कि एक स्ट्रेटेजिक पॉज़ था, इन्होंने वापस नहीं जाना। ये वापस चले भी गए तो इन्होंने वापस ज़रूर आना है। ये अपना मिशन नहीं छोड़ते हैं। ये 20-20 साल जो हैं वो कमेलियन की तरह कहीं पे बैठ जाएँगे, लेकिन 20 साल गुज़रने के बाद ये दोबारा आ जाएँगे। अगर इनकी हिट लिस्ट पे ईरान है, तो है, वो ईरान को ही सोचना है, इस रीजन को ही सोचना है। तो एक तरफ से इन्होंने ईरान का तो थोड़ा-सा मसला सिमर डाउन किया, और दूसरी तरफ इन्होंने जो लेबनान के साथ करना है, क्योंकि इज़राइल को वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तकरीबन 13 कैजुअल्टीज़ पर डे हैं, जिसको वेस्टर्न मीडिया बताता नहीं है, हिज़्बुल्लाह की तरफ से। और अपनी तरफ से वो दुनिया की बड़ी आर्मी बनती है। और जब उन्हें लगा कि हम लतानी तक पहुँच भी गए,
तो हम चीज़ों को कंसोलिडेट नहीं कर पाएँगे, वहाँ रह नहीं पाएँगे। तो उन्होंने बीच में पीछे हटने के लिए एक नया मंत्रा किया कि जी हम लेबनीज़ गवर्नमेंट के साथ जो है वो, और वो देखें वो इतना होक्स किस्म का एग्रीमेंट है क्योंकि लेबनान का कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त ही नहीं देता किसी भी ऐसे एग्रीमेंट को जो कि रेटिफ़ाई नहीं हो उनकी अपनी कैबिनेट से, और उनकी राइट कैबिनेट के अंदर रिप्रेजेंटेशन है माइनॉरिटीज़ जो हैं उनकी, जैसे शिया है, फिर सुन्नी हैं, फिर सुन्नी के अदर सेक्ट है, फिर क्रिश्चियंस हैं। तो वहाँ पे उन्होंने बहुत बैलेंस किस्म का कैबिनेट के अंदर रिप्रेजेंटेशन रखी हुई है। तो वहाँ पे इतना कंट्रोवर्शियल बिल जो है वो पास हो ही नहीं सकता, तो इसकी कोई लीगल हैसियत भी नहीं है। कोई ट्रम्प से पूछे कि आज तो वो दोहा में मुज़ाकरात खेलना चाह रहे हैं, तो उन्होंने लेबनान की डील करवाई है, जो कि डील ब्रेकर साबित होगी एमओयू के सिलसिले में। उसकी तो राइट कोई लीगल हैसियत भी नहीं है, तो उसको करवाने की क्या ज़रूरत थी? सिर्फ़ चंद दिन के लिए इज़राइल को थोड़ा-सा आसरा देने के लिए कि तो ज़्यादा मार पड़ रही है, फेस कीपिंग नेतन्याहू को मिल जाए कि जी मैं एक डील के तौर पे रिट्रीट कर रहा हूँ, रिट्रीट तो उसे करना था। सही तो ये चीज़ों को बढ़ाते जाएँगे, इसके अंदर ये अल-शरा अल-जुलानी को शामिल कर रहे हैं कि जी सीरिया में जो अल-शरा है उसकी फ़ोर्सेस जाकर हिज़्बुल्लाह से लड़ेंगी, वो तुर्की बैक्ड है, वो बिल्कुल एक डिफरेंट सिचुएशन जो है वहाँ पे खड़ी कर देंगी। तो राइट ये चीज़ें इतनी और ये वो मल्टीपल चीज़ें शाज़िया साहिबा जो इससे पहले हम देख चुके हैं। इससे पहले इज़राइल दीगर इलाकाई फोर्सेस को उकसाता रहा है, उनको फाइनेंशियली पे करता रहा है दूसरे मुल्कों के ख़िलाफ़। आई थिंक इट्स अबाउट द टाइम कि इन मुल्कों की इन मिलिशिया को भी सोचना होगा कि वो किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होना चाहती हैं या नहीं, क्योंकि अमेरिका किसी का भी अपेरेंटली सो फोर्थ हमने जो उनका फार्मूला देखा है वो किसी भी मुल्क का है नहीं है उस तरह से। तो डू यू थिंक कि अल-शरा को भी ये सोचना पड़ेगा कि क्या वो वाकई ही लेबनान के अगेंस्ट या वहाँ पर हिजबुल्लाह के अगेंस्ट खड़ा होना चाहेगा, क्योंकि कैन दे ट्रस्ट यूएस एनीमोर नॉट? देखिए बात ये है कि 9/11 के बाद ये जो मशरूम ग्रोथ हुई, इसमें मेजॉरिटी जो है अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ता है ये सैलफिस्ट और तकफीरी जो हैं, ये बगैर किसी आइडियोलॉजी के हैं। इनका स्टार्ट भी जो है वो डॉलर्स की पेमेंट से हुआ था। हमारे पड़ोस में तालिबान बैठे हुए हैं, आप उन्हें पैसे बिल्कुल दें, आप बिल्कुल उनसे बिल्कुल कुछ भी करवा लें। एब्सोल्युटली वो हायर्ड गन बन चुके हैं, आपने उन बस सिर्फ़ उनको पैसे देने हैं, और अब वो हमसे चाह रहे हैं कि अगर हमारे से आपने दहशतगर्दी रुकवानी है, तो हमें बताएँ हमारी ये कीमत है, आप हमें लगाएँ, और जो कि हम देने के मूड में नहीं हैं। तो वहाँ भी जो लोग हैं, हम उनको जब आइडियोलॉजिकल एंटिटीज़ ट्रीट करेंगे या सोचेंगे, तो फिर हम ये सवाल कर सकते हैं कि उनको क्या करना चाहिए। उन्होंने अपनी जो दिहाड़ी लगानी होती है, उनका वीकली एक बजट है, वो उन्होंने पूरा करना है। आपको लगता है कि अल-शरा अल-जुलानी, जिसका नाम हमें आज तक नहीं पता, जिसका जेल के अंदर नाम कोई और था, बाहर आके उसका नाम कोई और था, लोगों ने मज़ाक उड़ाया कि तुम तो गोलानी हो, गोलान हाइट से हो, तुम गोलान हाइट नहीं बचा सके। अगले दिन उसने कहा नहीं मेरा नाम जुलानी या गुलानी नहीं है, मेरा नाम अच्छा। अल-शरा है। या तो उस जिस बंदे का नाम नहीं हमें पता, जो कल का एक टेररिस्ट था जिसके ऊपर बाउंटी थी, आज वो एक लिबरल सीआईए के साथ डेमोक्रेट बैठ बनकर वहाँ पे एब्सोल्युटली बैठा हुआ है, तो इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। आप इनसे पैसे देकर इनसे कुछ भी करवा सकते हैं, और यही सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम है कि हमें इनको कंट्रोल करना है, ओके। और इनको कंट्रोल करने के लिए ना सिर्फ़ ये कि मुल्कों को अपने आप को सँभालना पड़ेगा, बल्कि अपने अंदर जो फ्रैक्शंस हैं, जो डिविज़न्स हैं, उनको भी देखना पड़ेगा, और ये कि पैसे फनलिंग हो कहाँ से रही है। डिफरेंट सेक्ट जो हैं रिलीजियस, कहाँ-कहाँ से फंडिंग हो रही है, और फिर उनको आपस में कैसे एक-दूसरे से लड़वाया जा रहा है। ओके डॉक्टर ये शाज़िया, इफ़ यू अलाउ मी, जैसे कि खाद आसिफ साहब ने भी ट्वीट किया कि जंग की शुरुआत में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो कहीं था नहीं, अब जंग का इकलौता मुद्दा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बन गया है। आई कॉल दिस क्वेश्चन अ डायरेक्ट स्कट क्वेश्चन, एंड दैट इज़ कि आपको लगता है कि ईरान ने स्मार्टली प्ले किया है वो दुनिया जो आंखें दिखाती थी ईरान को कि हम आपको मिसाइल नहीं बनाने देंगे, हम आपको न्यूक्लियर नहीं कुछ करने देंगे, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, वो दुनिया बशमूल फ्रांस अब हाथ जोड़ के आगे बैठा है ईरान के कि यार हम क्लियर कर देते हैं आपकी माइंस, अगर आप कहें तो प्लीज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दें। क्या ईरान ने बहुत स्मार्टली प्ले किया? अपार्ट फ्रॉम इसराइल कोई भी अब मिसाइल्स की बात नहीं कर रहा। ट्रम्प साहब कभी कभी ये छोड़ देते हैं सोचा कि हम नहीं बनाने देंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, डू यू थिंक ईरान इज स्मार्ट प्लेटली अराउंड दिस? बिल्कुल, ईरान ने स्मार्टली प्ले किया है विद द हेल्प ऑफ रशिया, चाइना और इंक्लूडिंग अस। उनको बहुत ज़्यादा वहाँ से काइनेटिक सपोर्ट भी थी, मिलिट्री आर्सेनल की सपोर्ट भी थी, हमारी तरफ से इंटेलिजेंस की बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी, तो एक रीजन के तौर पे काम कर रहे हैं।
और ईरान ने बहुत स्मार्टली प्ले किया। ईरान बहुत पहले ये स्टेट ऑफ हुर्मुज वाला काम कर सकता था। इकोनॉमी तो उनकी पहले ही जो है वो बिल्कुल बर्बाद हुई हुई है। खाने के लिए वहाँ पे जो एक ब्रेड है उसकी उसके हज़ारों की जो है बाज़ औक़ात वो इरानियन रियाल में उसके पैसे चले जाते हैं। या करेंसी डिवैल्यू हो गई हुई है। तो वो पहले कर सकते थे, लेकिन उन्होंने राइट मोमेंट पे जब उन पे वॉर ऑफ एग्रेशन कर दी गई, जब वो ओमान के अंदर बैठकर जो डिस्कशंस कर रहे थे, तो दुनिया में उसके ऑप्टिक्स भी थे कि जी वो तो टेबल पे बैठा हुआ था। तो उसने बहुत स्मार्टली प्ले किया है और उस स्मार्ट प्ले के बाद अब जो पूरे रीजन के अंदर एक चेंज है, चीज़ें जो हैं वो चेंज हो रही हैं। उसमें जहाँ वेस्ट को रिकैलिब्रेट करना है, वहाँ ईरान को भी अपने आप को ये सोचना ज़रूर है कि स्मार्ट प्ले करने का मतलब ये नहीं है कि इस रीजन के अंदर जो है हम अब नेक्स्ट बुली बनने वाले हैं। उनको भी इस रीजन में हर कंट्री को साथ लेके चलना है, ख़ास तौर पे गल्फ को, सेंट्रल एशिया को, तुर्की को, जिनके साथ उनके जो राइवलरी है वो सिविलाइजेशनल है। तो मैं ये महसूस कर रही हूँ कि ईरान भी कभी-कभार हुब्रिस का शिकार हो जाता है। तो ईरान को भी चाहिए कि वो अपनी इंटिमिडेशन का लेवल थोड़ा-सा मिनिमाइज़ करे। राइट। पहले ही यहाँ पे एक सिक्योरिटी रैकेट चल रहा है कि ईरान जैसे हवा से बचाने के लिए, तो अब ये बायलैटरल इन मुल्कों के साथ अपने कनेक्शन बहुत अच्छे करे और इन अच्छे कनेक्शंस में जो खौफ है या इंटिमिडेशन है या उसके बारे में जो एक इमेज बिल्डिंग की गई है, वो थोड़ी-सी जो है उसको हम मिनिमाइज़ कर सकें। लेकिन आपका जो सवाल था कि बहुत स्मार्टली प्ले किया है और वो इसके लिए पिछले 40 साल से तैयारी कर रहा था। उनका एब्सोल्युटली। एक-एक मूव जो है, उनका एक-एक स्टेप जो है, वो उसके लिए बहुत प्रिपेयर्ड थे और उनको पता था कि उन्होंने क्या करना है और आगे से उनका जो दुश्मन है, उसको उन्होंने स्टडी किया हुआ था कि उसके पास कितनी कैपेसिटी है, कितना टाइम है और वो क्या कर सकते हैं और हमने नो किस डाउट। स्टेज पे क्या करना है। नो और डाउट उन्हें अबाउट अभी भी पता है कि हमने क्या करना है, इसीलिए वो हमारे साथ जो है वो बहुत ज़्यादा मिल के आगे चल रहे हैं कि ये जो एमओयू है ये सिर्फ़ एक ब्रीथिंग स्पेस तो हो सकती है, लेकिन हमने इस रीजन में खुद को खुद खुद ही कंसोलिडेट करना है, रीजनल प्रॉब्लम के रीजनल सॉल्यूशन ढूँढने हैं, इट। थानेदार राइट। को बाहर किसी न किसी तरीके से निकालना है। अब शाज़ी इसमें साहब, कामयाब होते हैं। ये बताइएगा कि एक एक अनपॉपुलर ओपिनियन है, मैं फ्लोट करने जा रही हूँ। एक ये कि एमओयू में वेसल के ऊपर टोल का कोई बात लिखी हुई नहीं थी। दूसरी चीज़ ये कि ये दावा किया जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज इंटरनेशनल वाटर्स है और उसके ऊपर टोल नहीं ले सकता है। बिसाइड्स जब हम एमओयू की तरफ आ रहे थे, हमने ये बात की थी एंड आई एग्री विद दैट कम्प्लीटली एंड इंटायरली। और ये है कि ईरान ने तकरीबन मैक्सिमम फ़ायदा उठाया है इस एमओयू से। ये जंग जो कि ईरान के नुकसान की नज़र आ रही थी, वो ईरान के फ़ायदे में इन द लॉन्गर रन नज़र आ रही है नाउ। आफ्टर वॉट ईरान हैज़ अचीव्ड फ्रॉम दिस एमओयू, जो भी उन्होंने कुर्बानी दी है इस जंग के बीच, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर ईरान को थोड़ी सी लीनियंस दिखानी चाहिए, या आपको लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर जो वेसल टोल है वो फेयर है? एमओयू के अंदर एमओयू बहुत एम्बिगुअस है। उसके अंदर उसको जानबूझ के एम्बिगुअस रखा गया है। उसकी वजह ये है कि दोनों पार्टीज़ उसको डोमेस्टिक अपनी पब्लिक कंज़म्पशन के लिए इस्तेमाल कर सकें। एमओयू के अंदर जो क्लॉज़ है उसमें लिखा हुआ है फॉर द 60 डेज़ द स्टेट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट या और उसके बाद जो फॉर फर्स्ट 30 डेज़ विल बी यूटिलाइज्ड फॉर डीमाइनिंग या एंड द नेक्स्ट 30 डेज़ विल बी यूटिलाइज्ड फॉर द ऑपरेशनल मैकेनिज़्म, इंतज़ामी अमूर के लिए इस्तेमाल किए जाएँगे और 60 दिन के बाद स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बिल्कुल पब्लिकली ओपन हो जाएगी अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईरान। या अब ईरान ने अपना एक अपनी काबीना के अंदर एक पूरा इदारा बना लिया है जिसको हम गल्फ कोई अथॉरिटी उसका नाम है। उसके अंदर वो एनवायरमेंटल फ़ी की बात कर रहे हैं और ऑपरेशनल फ़ी ओके, की बात कर रहे ओके। हैं। अब वो इसको टोल लीवी नहीं कह रहे हैं, दैट इज़ एनवायरमेंटल फ़ी और ऑपरेशनल फ़ी जो बास्फोरस में तुर्की ले रहा है, स्वेज़ कैनाल पे भी होती है। और बिल्कुल वो हक पे हैं जब वो ये कहते हैं कि पहले 30 दिन भी यहाँ से कोई चीज़ नहीं गुज़र सकती, हमारी इजाज़त के बगैर हम डीमाइनिंग कर रहे हैं। अगले 30 दिन भी हम इजाज़त देंगे और 60 के बाद हम आपको बताएँगे ओपनली, पब्लिकली कि अब सूरत-ए-हाल क्या है और फिर अब आप आगे चलेंगे। उसमें ओमान के ऊपर प्रेशराइज़ किया अमेरिका ने कि आप इसमें से निकल जाइए। ईरान बिल्कुल आपके ठीक है। साथ कंसोर्शियम बना रहा है, तो आप निकलिए और चीज़ों को यहाँ से गुज़रने दीजिए। ओमान ने प्रेशराइज़ होकर 2-1 वेसल्स को कहा कि आप गुज़र जाएँ, जिस पे ईरान ने अटैक किया। अब ये बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है कि ईरान को करना चाहिए था या वेट करना चाहिए था। ऑलराइट, ईरान के लिए ऑलराइट। इस वक़्त बहुत
क्रिटिकल है ऐसा या ना सिचुएशन करना, क्योंकि क्रिटिकल डिटरेंस बनानी एंड है। फ्रेजाइल। डॉक्टर साहब आखिर में जाते जाते मैं बस वक्त कम है, बट मैं चाहूँगा आपका टेक लेना ऑन द इशू दैट हैपेंड इन कराची एज वेल, और उसके बाद अफगान नाज़िमुल उमूर को भी तलब अब कर लिया गया है आफ्टर द स्ट्राइक्स दैट पाकिस्तान डिड। मैं चाहूँगा कि इस पर भी बात करें। एक अरसे तक हमने देखा कि वो काफ़ी अरसे तक वहाँ से कोई इस तरह की क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं हुई, बट वहाँ से कराची में आके इस तरह करना, देन पाकिस्तान की रिटेलिएशन और फिर अफगान नाज़िमुल उमूर की तलबी, इसको कैसे देखती हैं आप? तालिबान एक ऐसा ओपन वुंड है हमारे लिए, एक ऐसा कैंसर है जो कि अब पूरे रीजन के अंदर जो है इसने फैलना ही फैलना है। हमें यहाँ पे एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का बैज पहना के बिठा दिया गया है कि हम इसका स्पिल ओवर रोकें, लेकिन हम अपने बच्चों की लाशें उठा के जो है, हमारी भी कैपेसिटी है एक। बिल्कुल। हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व कर लेना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि आप सबका ये प्रॉब्लम है, ये सिर्फ हमारा प्रॉब्लम नहीं। और जो लोग बैठकर इसकी एडवोकेसी कर रहे हैं कि हमें इनके साथ बात करनी चाहिए, तो हम सबसे पहले हैं जो इनसे बात करने पे तैयार थे। ये तो हम पे ये भी कहते हैं जी हमने इन्हें बनाया है, तो फिर इनको ये समझ जाना चाहिए दुनिया को भी कि हम इन्हें समझते हैं, वो हमें समझते हैं। मसला सिर्फ ये है कि जितने पैसे इज़राइल और इंडिया इस वक़्त इनको दे रहा है, जी। हमारे पास वॉर ऑन टेरर के जो डॉलर हैं, वो हम नहीं हैं जो हम इनको बोरियों में भर के दे दें। इनको चुप कराने का तरीका सिर्फ यही है कि आप इनको सैमसोनाइट के और वाटर कूलर भर-भर के नोटों के भेजें, तो ये उस पार्टी के साथ हो जाएँगे। हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ जो हैं, आई विल नॉट टेक नेम, हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ जो हैं, वो इस अज़ाब से बचने के लिए इनसे बात करते हैं और इनसे आप मंथली या जो है वो ट्राई सेमेस्टर जो है वो तय कर लेते हैं कि जी कितने पैसे आपको जक्का चाहिए। टैक्स। ये इतना नहीं चलेगा। आप अपने इंजीनियर्स, अपने टेक्नीशियंस, अपने सब कुछ बचाने के लिए एक टेररिस्ट आउटफिट के साथ बैठकर पैसों का लेन-देन कर लेते हैं और हमें कहते हैं हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं। उधर से रशिया ने एक डील कर ली है। अब ये आपको यूक्रेन में बैंदराइट्स और एज़ोव ब्रिगेड के साथ लड़ते हुए दिखाई देंगे। तो इनको ये हायर्ड गन है, ये रेंटेड टेररिस्ट हैं। और हम इस वॉर के अंदर जो है इस तरह से फँस गए हैं कि हमने इनके साथ 24/7 फाइट करनी है और इनको पैसे देने वाले हमारे एडवर्सरीज़ हैं और बाकी रीजनल कंट्रीज़ जिन्होंने जान बचानी होती है, वो इनको पैसे देकर कहते हैं आप हम पे लेकिन हमसे मत करिए, पाकिस्तान हमारे ने मत हार्ड स्टेट बनने का फैसला कर लिया है और इस तरह की कार्रवाइयाँ अगर मजीद हुई रेटिंग्स रिप्लाई दिया जाएगा। डॉक्टर शादिया चीमा, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी। यहाँ पर वक्त हो गया एक ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक। हम सभी जानते हैं कि माली साल 2025-26 पाकिस्तान की 69 साला तारीख का महंगा तरीन साल इस एतबार से रहा कि जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं सबसे महंगी फ़रोख्त हुई हैं। अब 3 अप्रैल 2026 को पेट्रोल की जो कीमत थी वो रिकॉर्ड 458.41 रुपये फ़ी लीटर तक पहुंच चुकी थी, जिसकी वजह तो हम सभी जानते हैं कि जनाब जंग हो रही थी और ये सारी चीज़ें। इसके साथ साथ हाई स्पीड डीजल भी एक मौके पे तो 520 रुपये फ़ी लीटर से भी तजावुज़ कर गया था। इस पूरे माली साल में पेट्रोल तकरीबन 200 रुपये फ़ी लीटर महंगा हुआ है, यानी इसके ऊपर 200 रुपये मजीद बढ़े। और इसी अरसे में हमने ये भी देखा कि डीजल की जो कीमत थी वो 257 रुपये फ़ी लीटर से भी ऊपर गई। अब तारीखी तौर पर अगर देखा जाए, इतनी बुलंद तरीन जो आपकी पेट्रोलियम प्राइसेस थी उसके ऊपर उतनी ही बुलंद तरीन हमारी पेट्रोलियम लेवी भी थी जो कि बरकरार रखी गई। और बाज़ औक़ात तो ये जो लेवी थी ये 160 रुपये फ़ी लीटर से भी ज़्यादा हो गई थी। और समझने वाली बात ये भी है कि डीजल इस पूरे मुल्क का इंजन चलाता है, तो महंगा ईंधन है, उससे ट्रांसपोर्ट, अशिया ज़रूरिया और घरेलू बजट तो बहुत ही ज़्यादा मुतासर हुए हैं। और जो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ है उस पर कीमतों में कमी ज़रूर आई है, ताहम मजमूई तौर पर आवाम पे एक बोझ बरकरार रहा है। तो हमारा आज का सवाल जो हमारे मोअज़्ज़ज़ महरमाशाह चौधरी अकमल साहब उनसे यही होगा कि ख़ित्ते की अगर प्राइसेस देखी जाए तो पाकिस्तान में ज़्यादा है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, जाहिर सी बात है हमने कर्जा लिया हुआ है तो वापस करना है तो लेवी लगनी है और लेवी लगनी है तो हमारी आपकी जेब से जाना है। द क्वेश्चन इज, चौधरी अकमल साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इट इज़ अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो सर। द क्वेश्चन इज, क्या हमारे पास कोई और तरीक़ाकार है कि हम ये कर्ज़े का बोझ लेवी की सूरत बना के अपने आवाम तक ना पहुँचाएँ? ये सवाल मैं इस पैराडाइम में कर रहा हूँ कि जो हमने अपने लेवी टैक्स लेवी का टारगेट इस साल रखा था अचीव कर लिया, अगले साल इससे भी ज़्यादा रखा है। दिस मीन्स कि कोई पॉलिसी नहीं है और आवाम ही फिसेंगे फिर। देखें, इस वक्त हम जो इकोनॉमिक जो मॉडल फॉलो कर रहे हैं ना, वो IMF का जो इकोनॉमी का मॉडल है वो है।
और आईएमएफ का जो इकोनॉमिक मॉडल है वो कहता है कि जी आप टैक्स बेस को बढ़ाएं, अपना बजट डेफिसिट कम करें, सब्सिडीज को कम करें और मैक्सिमम जो है ना वो कोशिश करें कि आप अपना रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर जो है वो एक जैसा रखें। अच्छा, उस इकोनॉमिक मॉडल में अनफॉर्चुनेटली जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उनको बहुत ज्यादा अकाउंट फॉर नहीं किया गया। जबकि जो नेशनल या स्टेट्स का जो इकोनॉमिक मॉडल होता है ना, उसमें ग्राउंड रियलिटीज को सामने रखकर डिसीजन मेकिंग की जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर इन्फ्लेशन रेट अननेसेसरी हाई चला गया है तो उसको कंट्रोल करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप जो है वो इंटरेस्ट रेट्स को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई ले जाएं। ठीक है, उससे जो है वो डिमांड कट होती है, लेकिन अल्टीमेटली उससे एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, पॉवर्टी बढ़ती है, जीडीपी स्लो डाउन होता है। तो अनफॉर्चुनेटली हम चूंकि आईएमएफ के प्रोग्राम में हैं, हम मजबूरन उनका फ्रेमवर्क फॉलो कर रहे हैं। तो उसका जो है ना वो जो जैसा मैंने बताया ग्राउंड रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, वो इस एक थ्योरेटिकल जो चीजें हैं उसको सामने रखते हुए चलते हैं। और थ्योरी इस वक्त ये है कि आपने अपना बजट डेफिसिट जो है एक सर्टेन लेवल जो बताया गया आपने उससे ऊपर नहीं जाना। उसके लिए चाहे आपको पीडीएल लगानी पड़े, चाहे आपको टैक्सेस में इजाफा करना पड़े, चाहे आपको इंटरेस्ट रेट ऊपर करना पड़े, आपको वो सारे इकदाम करने हैं रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि इसका आम जनरल पब्लिक के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है और गवर्नमेंट अपनी जो है ना वो माशी जो तर्ज जिंदगी है उसको आगे किस तरीके से बढ़ा सकती है। Right. तो पॉइंट इज दिस कि वी आर इन आईएमएफ प्रोग्राम एंड वी हैव नॉट सफिशिएंट मार्जिन अवेलेबल टू मूव हियर और देयर, वी हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। राइट नाउ द प्रॉब्लम इज कि हम कोई पहला आईएमएफ प्रोग्राम तो ले नहीं रहे। अब तो हम ना प्रो हो जाने चाहिए आईएमएफ प्लान्स लेने में और आईएमएफ का कर्जा वापस देने में। हम हैं। और इसी में नहीं, प्रॉब्लम हम नहीं है फैसल प्रो। व्हाई आई से दिस, उसकी वजह ये है कि देखिए लेवी जो है ना वो दुनिया लगाती है, दुनिया लेवी लगा रही है, बट उसका एक तरीकाकार है लेवी लगाने का। और वो लेवी जो है वो डायरेक्टली पेट्रोल पर सारी की सारी नहीं लगा दी जाती है। दीगर जो आपकी जो भी है, चाहे वो बिजली है, गैस है, सो ऑन है, और आपके यूजर्स के ऊपर वो लेवी लग जाता है। आपका टैक्स भी आपको मिल जाता है। जो गरीब से गरीब इंसान है उसके ऊपर पूरा बोझ नहीं भी आता है। माय पॉइंट इज, क्या आईएमएफ हमें कह रहा है कि लेवी सारी पेट्रोल पे लगा दो? क्या आईएमएफ हमें कह रहा है कि 160 रुपए तक लेवी बढ़ा दो और यही तुम्हारा डायरेक्ट टैक्सेशन का तरीकाकार होना चाहिए? क्या आईएमएफ हमें कह रहा है कि तुम अपने टैक्स को इस तरह से नहीं बांटो कि गरीब के ऊपर बोझ कम हो जाए? सो इज इट नॉट आवर पॉलिसी दैट वी आर नॉट लर्निंग फ्रॉम आवर पॉइंट में समझ गया, बिल्कुल आपका पॉइंट मैं समझ गया। आपके कहने का मकसद ये है कि आईएमएफ जो है ना वो ये नहीं कह रहा कि आप जो है वो गरीबों के ऊपर ही टैक्स लगाएं। आप जो है वो बिल्कुल आपकी बात सही है कि जो अब हमारे यहाँ भी अनफॉर्चुनेटली करप्शन इतनी ज़्यादा है, दीगर मसाइल, अशराफिया और एलीट कैप्चर जिसे हम कहते हैं, माफियाज हैं, कार्टेल्स हैं, हर एक शोबे में आप देखें ना, चाहे वो मतलब सब्जी मंडी से लेके और कपास की मंडी तक, टेक्सटाइल सेक्टर से लेके और व्हीकल्स के हर जगह पे आपको जो है ना वो कार्टेल्स और माफियाज नजर आएंगे। और उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो नहीं चाहते कि अशराफिया के ऊपर जो है वो बोझ डाला जाए टैक्सेस का और लेवीज का। अदरवाइज जो है ना वो अगर अशराफिया के ऊपर टैक्सेस डाले जाएं प्रॉपरली सही तरीके से और डायरेक्ट अगर इनकम टैक्स, और उसके नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बिजली के बिल हैं, अब तो बैंक स्टेटमेंट्स तक जो है ना वो एफबीआर का डेटा जो है वो उसकी रसाई हो गई है। तो उसके पास बड़े बिग फिशेस जिसे हम कहते हैं, जिनके पास पोटेंशियल जो है ना वो अमाउंट पड़ी हुई है और वो नहीं टैक्स दे रहे, तो उनको कैप्चर करने का बहुत तरीका है। लेकिन वो यार मतलब अब यहाँ पे माफियाज के हाथ इतने स्ट्रांग हैं और वो कहाँ कहाँ तक पहुंचे हुए आपको पता है। अब मसलन मैं एक मिसाल दूं, फॉर एग्जांपल किसी एक सेक्टर के ऊपर जब जो है ना वो टैक्स या कोई सख्ती करने की बात की जाती है तो कभी वो वजीर आजम के पास पहुंच जाते हैं, कभी वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास पहुंच जाते हैं कि जी हमारे ये मसले, हमारे ये मसले। हालांकि ऐसा नहीं है, सारे कारोबारी ऐसे नहीं होते, लेकिन उनमें छुपी हुई जो काली भेड़ें होती हैं उनके अपने मकासद होते हैं, वो अपने उनके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, उन्होंने अपनी ब्लैक मनी को सेव करना होता है। तो आपकी बात सही है कि एक तरफ आईएमएफ का थ्योरेटिकल मॉडल और दूसरा हमारे यहाँ पे जो मिसमैनेजमेंट है, जो करप्शन है या जो एलीट कैप्चर है, ये दो बहुत बड़े प्रॉब्लम्स और मसाइल हैं जिसकी वजह से एक आम आदमी, एक गरीब आदमी तमाम तर बोझ जो है वो अपने ऊपर बर्दाश्त कर रहा है। सारे टैक्सेस उसके लिए हैं, सारी ड्यूटीज उसके लिए हैं और उसके बाद उसको मिलता भी अल्टीमेटली कुछ नहीं है। मसलन अब हुकूमत कहती है कि जी आप टैक्स लगाएं, यानी जब टैक्स लगाने की बात आती है तो हमें कंपेयर करते हैं अमेरिका के साथ, हमें कंपेयर करते हैं यूके के साथ,
कि वहां पे तो टैक्स टू जीडीपी रेशो इतना है, वहां पे तो इतने लोग टैक्स देते हैं, और जब सहूलियात की बात आती है तो फिर ये कंपेयर करते हैं हमें जो है वो इथोपिया से या मतलब Absolutely, युगांडा से, ऐसे ऐसे ममालिक absolutely. जहाँ पे चीजें, तो दिस इज नॉट अ रियलिस्टिक कंपैरिजन। तो दोनों तरफ से मिसमैनेजमेंट है एंड इट शुड बी कंट्रोल्ड। और जस्ट वी हैव गॉट 1 सेकेंड, आपने बात की टैक्स टू जीडीपी रेशियो की, हमारा 10% से भी कम है, जबकि हमारी आबादी के हिसाब से 15% से ज़्यादा होना चाहिए। आईएमएफ हमें नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, जी ऐसा बताइए, नहीं है। इससे भी देखिए, आगे की बात है। टैक्स टू जीडीपी रेशो बाय द बुक अगर देखा जाए, और पिछले दिनों एक चीफ कमिश्नर साहब थे, वी वर इन ए वर्कशॉप, All अच्छा, right. उसमें जब वो बात करते हैं ना टैक्स टू जीडीपी रेशो, तो जीडीपी में एग्रीकल्चर भी शामिल होती है, ठीक है हाँ, ना, लेकिन एग्रीकल्चर टैक्स नहीं है, एग्रीकल्चर इज नॉट टैक्स्ड, Yeah, राइट। तो जब yeah. टैक्स टू जीडीपी रेशो आप कैलकुलेट कर, तो फिर जीडीपी में से एग्रीकल्चर को तो निकाले ना, Which is a वो तो huge, टैक्स ही yeah, नहीं दे रहा, yeah. राइट। तो उन्होंने कहा कि जी अगर आप जीडीपी एग्रीकल्चर में इनकम टैक्स का एस्पेक्ट भी थोड़ा सा साइड पे कर दें, तो भी हमारा जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है वो 15% प्लस है। और अभी मैंने उसमें पीडीएल, जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी विच इज इनडायरेक्ट टैक्स एंड ड्यूटी, वो Yeah. अभी मैंने इंक्लूड नहीं करी। अगर अदरवाइज वो भी मैं कैलकुलेट करूं और इसमें ऐड करूं, तो ये 15% से भी ऊपर जाता है। तो ये परसेप्शन है ना कि एक बंदा जो टैक्स दे ही नहीं रहा है, उसको आप जीडीपी में शामिल कर रहे ओ हो और टैक्स में वो है ही नहीं। तो दीज आर कंफ्यूजन दैट शुड बी क्लियर्ड इन द जनरल पब्लिक कि जी टैक्स टू जीडीपी रेशो हमारा कम नहीं है। बेसिकली हमारा मसला क्या, मेरा मसला ये है कि एक मोटरसाइकिल वाला जब 1 लीटर पेट्रोल डलवाने जाता है, तो वो भी इतनी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी देता है जितनी जो है ना वो 1000 लीटर डलवाने वाला लैंड क्रूजर वाला देता है। तो भाई इनडायरेक्ट टैक्सेस की यही तो मुसीबत है कि वो एक गरीब आदमी ने भी उतनी ही देने और एक अमीर आदमी ने भी उतने ही देने। तो गैर गो फॉर मुनसिफाना डायरेक्ट तकसीम जो टैक्सेस, है लेवीज इनकम की, टैक्स पे। ये भी बहुत असर डाली। थैंक यू सो मच। जी जी। चौधरी अकमल साहब हमारे साथ अब मौजूद थे। आखिरी बहुत अहम इशू उठाया है कि अगर किसी को ये कर्जा बर्दाश्त करना है तो फिर उस हिसाब से बर्दाश्त करना चाहिए जितनी उसकी इनकम है, लेकिन यहाँ तो गंगा उल्टी बहती, जिसकी ज़्यादा इनकम वो सबसे कम टैक्स दे रहा होता है। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और हम एक दफ़ा फिर से ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब ज़रा बात कर लेते हैं मौसम की। उसकी वजह यह है कि कल से यानी 1 जुलाई से मुल्क में मानसून की पहली बारिशों का सिलसिला शुरू होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, और इस हवाले से महकमा मौसमियात बता रहा है कि पंजाब, कश्मीर, शुमाली इलाकों में बारिशें होंगी और सिंध में और कराची के लिए भी मानसून का मौसर सिस्टम 5 जुलाई के बाद पहुँचने वाला है। एब्सोल्युटली। डॉक्टर मोहम्मद अफजल साहब डीजी मेट हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो क्या हम फाइनली ये कह सकते हैं कि द मॉनसून हैज़ अराइव्ड? इज़ इट अराइविंग टाइमली या फिर पहले आ रहा है? व्हाट इज़ इट? जी बहुत शुक्रिया आपका। मानसून आपने सही फरमाया, मानसून अब स्टार्ट होने जा रहा है इंशाल्लाह अगले 1-2 दिन में। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो मानसून इस साल हुआ है दैट इज एग्जैक्टली ऑन नॉर्मल डेट, क्योंकि 1 जुलाई ±1 वीक जो है इसको हम नॉर्मल में कंसिडर करते हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस हिस्ट्री। सही। तो अभी इस साल जो मानसून है वो नॉर्मल डेट्स में ऑनसेट हो रहा है, ओके। और 1 से 6 जुलाई तक ऑन एंड ऑफ बारिशें होती रहीं। राइट। अच्छा, ये जो 1 से 6 जुलाई की बारिशें हैं ये पाकिस्तान के कौन कौन से हिस्सों में हैं, और ख़ास करके सिंध में जो 5 जुलाई ऑनवर्ड्स कहा जा रहा है बारिशों के लिए, राइट टाइम क्या है बारिशों का सिंध में? जी ये तकरीबन पूरे पाकिस्तान में ही बारिशें स्कैटर्ड रेनफॉल्स होंगी। कश्मीर के खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान के नॉर्थ ईस्ट के इलाके, और सिंध में जो आप फरमा रही हैं, तो सिंध में जो इंटीरियर सिंध है वहाँ पे बारिशें होंगी, और उसके लिए हम एक्सपेक्ट करें कि 3 और 4 जुलाई वुड बी द रेनी डेज। ओके। और इन 2 तारीखों में जो है वो ज़्यादा चांसेस है रेनफॉल के। डॉक्टर साहब, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर पाए हैं हम? पिछले साल यही बाज़गश रही थी कि बहुत बारिश होगी, बहुत बारिश होगी। टाइमली तो आ रहा है, लेकिन कितना शदीद सिस्टम है या कितना हल्का सिस्टम है? अभी तो ये स्टार्ट है, इतना भी सिस्टम जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग या कोई मेन लो प्रेशर एरिया जो ईस्ट से मूव करता हुआ आता है तो वो बहुत ज़्यादा रेनफॉल देता है। लेकिन यहाँ पे अभी करंट्स आ रहे हैं, और प्लस जो हमारी वेस्टर्ली वेव एंटर होगी उसके दोनों के कम्बे ये बारिशें होंगी। सही तो है। हाँ, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि मॉडरेट
लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल। राइट अच्छा, और अफजल साहब इस दफ़ा जो कम बारिशें कही जा रही हैं कि 17% कम बारिशें होंगी मामूल से, ये इसको कैसे कैलकुलेट किया गया है? क्या कुछ एरियाज़ में ज़्यादा होंगी, हमारे एग्रीकल्चरल एरियाज़ में कम होंगी? कैसे हमने इसको मेजर किया है? जी ये तो ओवरऑल जो सीजन की आउटलुक है उसको असेस किया जाता है प्रोबेबिलिस्टिक वे में कि जब एल नीनियो इन एक्शन होता है तो फिर बारिशें हमारे यहाँ की स्प्रेस हो जाती हैं ओवरऑल सीजनल रेनफॉल। लेकिन इसमें स्कैटर्ड या लोकल डेवलपमेंट में जो है कुछ एक्सट्रीम वेदर इवेंट हो सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई कहीं पे कोई एक्सट्रीम नहीं हो सकता। शावर्स हो सकते हैं, हैवी शावर्स हो सकते हैं। तो मतलब ये कि हर जगह पे नहीं, बट सम आइसोलेटेड प्लेसेस के ऊपर। लेकिन अगर आप ओवरऑल रेनफॉल की बात करेंगे तो दैट वुड बी बिलो नॉर्मल फ्रॉम द प्रीवियस और नॉर्मल। ओके, नाउ दिस इज पॉइंट टू पॉइंट। बहुत शुक्रिया डीजी महकमा मौसमियात डॉक्टर Thank you. हमारे साथ मौजूद थे, और जो आपने गुफ्तगू की आने वाले प्रोग्राम्स में ज़रूर बात करने की कि अगर बिलो नॉर्मल मानसून का स्पेल आने जा रहा है, व्हाट डज इट इम्प्लाइज ऑन आवर वेदर एंड ऑन आवर एग्रीकल्चर। एब्सोल्युटली। इसी के साथ एक ब्रेक ले रहे हैं, दोबारा हाजिर होंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। अब हम ऐसे एक कानून की बात करने जा रहे हैं जो बना तो नहीं कानून, लेकिन सवालात बहुत उठे हैं, इसको विथहोल्ड किया गया है। पंजाब हुकूमत ने जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंड एंटी सोशल बिहेवियर बिल जो लाना चाह रहे थे उसको रोक दिया गया है। मुतनाज़ा था इसलिए रोक दिया गया है। ये बिल कायमा कमेटी से मंजूर होने के बावजूद स्पीकर पंजाब असम्बली ने खुद इसके ऐवान में पेश होने से लाइलमी का इजहार किया था। अच्छा, इसके ऊपर अब जो कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स हैं वो ये उठाए गए हैं कि क्या वाकई ही जो पंजाब पुलिस है इस बिल के अंडर कई ऐसे लोगों को लेकर आ सकती है जो कि पर्सनलाइज एजेंडाज भी हो सकते हैं। बहरहाल जब हम ये समझते हैं कि वो लोग जो कि हैबिचुअल हैं, बार बार किसी जुर्म को करते चले जा रहे हैं और वो अदालतों में जाते हैं, सज़ा पाते हैं, आदि मुजरिम है, बाहर निकलते हैं और फिर वो दोबारा से इस तरह से करने लगते हैं, क्या ये सिर्फ उनके लिए है, लेकिन या फिर कई ऐसे लोगों को भी इससे नुकसान हो सकता है जो कि हैबिचुअल ऑफेंडर्स ना हो? तो अब ये सवाल है जिसके ऊपर जो सीएम पंजाब हैं उन्होंने एक्शन लिया है और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि सारे कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स को दोबारा से देखा जाए और इन कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स के बाद दोबारा से इसे पेश किया जाए। अच्छा, इसमें सबसे अहम जो चीज़ थी वो ये थी कि आपका बैंक अकाउंट मुंजमद किया जा सकता है और एक बहुत ही फिल्मी से तरीके से आप ब्रेसलेट या कोई इस तरह का कड़ा पहना दिया जाएगा जिससे आपको ट्रैक किया जाएगा। सीनियर तज़किया सीनियर सहाफ़ी इमरान याकूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मैं इसमें जो इख्तियारात हैं जिनको अब इख्तियारात नहीं नाजायज़ तसव्वुर कर रहे हैं बहुत सारे लोग, उस पर सवाल करने से पहले एक चीज़, हमारी जो ये बाबू क्रेसी है या हमारे जो लेजिस्लेचर्स हैं, लॉ मेकर्स हैं, वो 1860 में रह रहे हैं क्या, या वो अभी तक 1959 में रह रहे हैं कि आज के मॉडर्न क्राइम से या मॉडर्न मामला से निपटने के लिए आपको कुछ नहीं मिला, यू हैड टू रिवर्ट बैक टू द अंग्रेज़ का कानून, उसको आप तोड़ मोड़ के लाए और आपने सामने पेश कर दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम। गुजारिश ये है जी, देखें बात ये है कि आप जब कोई भी काम करते हैं तो उस पे आपका अमल ये जाहिर करता है कि आपकी नीयत क्या है। आपकी नीयत जो जितनी मर्जी भी अच्छी हो, अगर आप उसको छुप छुपा के करने की कोशिश करेंगे तो शुकूक व शुबात ऑटोमेटिकली जन्म लेंगे। अब मामला ये है कि जिस तरह से ये बिल पेश किया गया उस पे बड़े सवालिया निशान है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस बात पे जाहिर करती हैं या चीख चीख के ये कहती हैं कि आखिर हुकूमत पंजाब को क्या ऐसा मामला था कि इस तरह से चोरी छुपे इस बिल को कायमा कमेटी में पास किया गया और स्पीकर पंजाब असम्बली जो कि कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है उसको भी इससे ला इल्म रखा गया। अगर आपकी नीयत इतनी ही अच्छी थी और आप वाकई ही अवामी फलाह बहबूद के लिए ये काम करना चाहते थे, आप चाहते हैं, देखें पाकिस्तान का कोई भी जो ज़िम्मेदार शहरी है वो शायद ये ना चाहे कि यहाँ पे गुंडागर्दी हो, यहाँ पे लोगों के साथ ज़्यादती हो, यहाँ पे जो है सोशल मीडिया पे,
लोगों को तंग किया जाए या झूठ फैलाया जाए, इस तरह की बातों का जरूर सद्जवाब होना चाहिए। लेकिन क्या ये बिल, जिस तरह आपसे आपने ये खुद फरमाया अपने पहले सवाल में फैसल भाई, कि क्या ये बिल ये जाहिर करता है कि आपका मकसद यही है? अगर यही मकसद था तो आपको तो ये चाहिए था कि जिस तरह से मुहज्जम मुल्कों में होता है, आप इस पर पूरी एक डिबेट कराते, आप अवाम को इससे आगाह करने के लिए इश्तहारबाजी करते, अवाम से राय लेते, अखबारात में, सोशल मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए इस पे लोगों से सवालात किए जाते और उनसे पूछा जाता कि भाई हुकूमत आपके मफाद के लिए ये काम करने जा रही है, इस पे आप अपनी राय दें कि क्या ये तरीक़ाकार ठीक है। अब अगर इस तरह से नहीं किया गया, आपने एक तरह से रात के अंधेरे में ये काम करने की कोशिश की, तो फिर इससे जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ ज़रूर है। इमरान साहब, जो थोड़ा सा शायद हम टॉपिक से हटेंगे, बट आई ट्राई टू मेक इट अराउंड, और वो ये कि जिस तरह से सीसीडी कार्रवाइयाँ कर रहा है, अपेरेंटली जब ये कार्रवाइयाँ शुरू की गई थी तो लोगों ने बोला भाई ठीक है, ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लॉ के अंडर ये लोग नहीं आते, छूट जाते हैं, भाग जाते हैं, इसलिए ठीक है, जहाँ मिले इनकाउंटर हो जाए, ये हो जाए, एक आपकी सोच बनती जा रही है। इसी तरह से अब एक और नई चीज़ आई है। अब इससे क्या होता है, लोगों में अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा होता है कि भाई अगर किसी को गलत पकड़ लिया है तो आप तो उसको सोसाइटी से ही कट ऑफ कर दें ना, आप उसका CNIC भी ब्लॉक कर दें, पासपोर्ट भी ब्लॉक कर दें, आप उसका अकाउंट भी बंद कर दें, सोशल मीडिया से भी उसको काट दें, एंड यू नेवर नो बाद में उसके ऊपर इल्ज़ामात थे वो प्रूव हुआ या नहीं हुआ, कैसे। सो पॉइंट इज़ कि इस तरह के जितने भी कानून लाए जाते हैं, ये फिल्मों में तो बड़े अच्छे लगते हैं जब हम इन्हें देखते हैं, नेटफ्लिक्स की सीरीज़ में तो बड़े अच्छे लगते हैं, रियलिटी में ये डरावने हैं। इनको कोई पढ़ेगा ही तो उसके ऊपर खौफ तारी हो जाएगा कि अगर कोई गलती से पकड़ा चला गया या किसी के ऊपर ख़ास करके किसी को बुली करके इसमें फंसाए जाने की कोशिश की गई, तो फिर उसका क्या हल है, जो कि हमारे यहाँ एक नॉर्म है, हमारे यहाँ ऐसे होता है। सादिया देखिए, बात सीधी सी है। जहाँ पहले आपने CCD की बात की, तो मैं इस पे ज़रूर, मैं क्योंकि खुद बहुत अरसा तक क्राइम रिपोर्टिंग करता रहा हूँ, तो हमारा अलमिया ये है कि पाकिस्तान में लोगों को ये बात तो से लोगों को यहाँ सजा ही नहीं मिलती। आप जुर्म कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे निज़ाम इस तरह का है कि आपको सजा नहीं मिलती और फिर ना ही आपके खिलाफ कोई गवाही के लिए जाता है। लोग डरते हैं। देखें, जिन लोगों के साथ जुर्म होता है उनमें से 99% वो लोग होते हैं जो बेचारे सीधे साधे शरीफ लोग होते हैं, वो इन बखेरों में जाने से ही डरते हैं। और फिर अगर खुदा न खास्ता कराची में तो ये आम है, आपके सामने जो डकैती की वारदातें हैं, अगर आप वैसे ही खौफजदा होते हैं, ऊपर से वो जब आप अदालत में उसके सामने हों या शनाख्त परेड के लिए जाएं तो आपसे कहता है अच्छा बच्चों में निपट लूंगा, तो आप एक शरीफ आदमी के वहीं पे पी बोल जाती है। इसलिए उसका वो फायदा उठाते हैं और ये फायदा उठा के वो रिहा हो जाते हैं। लिहाजा ये जो मावराए अदालत इस तरह के वाकयात हैं, इस पे एक लंबी बहस है कि क्या ये होने चाहिए या नहीं। सही। तो मैं, लेकिन ये फैसला इस पे करना कि क्या वाकई ही वो बंदा इस सजा का मुस्तहिक है, ये जो लोग फैसला करते हैं वो बड़ा ज़रूरी है कि वो लोग भी तो इस तरह से उनकी क्रेडिबिलिटी इस तरह की हो कि कोई गलत बंदे के बारे में कोई गलत फैसला ना हो जाए। इवन अगर चलिए इमरान साहब, इसमें ना हमने जो शुरू में बात की थी और आपने कहा भाई नीयत जो है ना, आपने रातों रात इसको करने की कोशिश की, ये हमने चीज़ एड्रेस की। अब आ जाते हैं क्योंकि जब अब उजलत में करते हैं तो कोई ना कोई लकूना आप छोड़ जाते हैं। एक और इस पे उज़र उठाया जा रहा है, ये एंटी सोशल बिहेवियर। इस पूरे बिल में इसको डिफाइन नहीं किया, ये एंटी सोशल बिहेवियर क्या होता है भाई, ये आप कैसे असेस करेंगे, ये असेस करने वाला कौन होगा, क्या जो असेस कर रहा है उसके पास ये एम्बिट होगा कि वो ये किसी को ये एंटी सोशल बिहेवियर। व्हाट इज एंटी सोशल बिहेवियर इन ऑल दिस बिल? अच्छा फैसल, मैं अगर मुझे इजाजत दे दो, इसका थोड़ा सा हिस्सा आपको पढ़ के सुना देता हूँ, इससे ये चीज देखें। ये पहली बात ये कि 9 सफ़ात पर मुश्तमिल ये बिल है जी। और ये जो बिल है ये कायमा कमेटी जो है दाखिला उसने मंजूर भी कर दिया है। और मैं आपको ये दावे से कह सकता हूँ कि अगर आप उस कायमा कमेटी के मेंबरों से पूछें, उनको बिठा लें, उन्होंने बताएं भाई आपने ये बिल पास किया, इस बिल में क्या है, अगर वो आपको बता जाएं तो जो कहेंगे मैं आपकी सजा मानने को तैयार हूँ।
उनको What खुद भी is- नहीं पता होगा, क्योंकि उन्होंने सही तरह पढ़ा ही नहीं होगा। अब 9 सफ़ात पर मुश्तमिल Irony. इस मसवदा कानून में जराइम पेशा अफराद, आदि कानून शिकन और समाज दुश्मन अनासर की ज़रूरत पड़ने पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ज़रिए मॉनिटरिंग करने के मुताबिक शिक शामिल है। मसवदा कानून के मुताबिक आदि मुजरमों और एंटी सोशल अनासर का तयन जिला के रिटायर्ड सेशन जज, सीनियर मोस्ट पुलिस अफसर और एक असिस्टेंट कमिश्नर पर मुश्तमिल कमेटी करेगी। जब जरूरत पड़ेगी तो तयशुदा तरीकाकार पर अमल करके एंटी सोशल और आदि मुजरमों को जराइम से रोकने के लिए उनकी निगरानी बाजरी इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग डिवाइस होगी। जी बिल के तहत मंशियात बेचने का अड्डा चलाना, जिस्म फरोशी और शराब नोशी का अड्डा चलाना, जुए और कमारबाजी का अड्डा चलाना और कई दूसरे संगीन जराइम तसलसल के साथ करना किसी जराइम पेशा को उस कानून की जद में लाकर पाबंदियों और निगरानी का हकदार बना सकता है। जी इसके साथ ही सोशल मीडिया पर आदतन अफवाहें फैलाना भी समाज दुश्मन रवैया करार दिया गया है। इस बिल में आदि मुजरमों के बाज न आने पर उनके पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने और बैंक अकाउंट मुअत्तल करने से लेकर जायदादें जब्त करने के लिए तक बहुत से मरहलावार तादीबी कार्रवाइयों का जिक्र है। अब मैं लंबी बहस में नहीं पड़ता, जी इसमें मेरे 2-3 सवाल हैं फैसल भाई। हुक्म। अब पहली बात ये है कि यहाँ पे हाजिर सर्विस जो जज साहिबान हैं, उनके फैसले कोई नहीं सुनता, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल नहीं होता, तो रिटायर्ड जज अगर सेशन जज फैसला कोई करेगा तो इसका क्या उस फैसले को मेरिट पे समझा जाएगा? ठीक है। क्या कानून नाफिज करने वाले इदारे उस ट्रू स्पिरिट के साथ उस पे अमल करेंगे? सही नंबर 1। नंबर 2, उसमें आप ये देखें कि सीनियर मोस्ट जो पुलिस अफसर हैं उनसे आपकी क्या मुराद है, वो कौन सा पुलिस अफसर होगा, उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या होगी, क्या उसने ईमानदारी से अपने सर्विस में काम किए होंगे, क्या उसने अपनी पोस्टिंग ट्रांसफर के लिए सिफारिश का इस्तेमाल नहीं किया होगा। राइट अगर एक बंदा खुद अपनी पोस्टिंग के लिए सिफारिश करवाता है तो वो फिर किस तरह से मेरिट पे दूसरों का काम कर सकता है? मैं समझता हूँ कि पोस्टिंग ट्रांसफर एक ऐसा मसला है कि मैंने अपने 37 साल सहाफ़ती कैरियर में बहुत बहुत ईमानदार अफसरों को देखा है कि पोस्टिंग के लिए वो भी बेचारे किसी ना किसी दर पे खड़े नजर आते हैं। जब आप किसी के दर पे खड़े होकर पोस्टिंग लेंगे तो फिर आप कैसे मेरिट कर compromise। सकते हैं? एब्सोल्युटली। अब अच्छा, ठीक है इमरान साहब, मुख्तसर अगर आप ये बता सकें कि स्पीकर साहब नाराज़ हैं, अब ये बिल रोक दिया गया है, अब मुझे ये बताएं कि ये बिल सिर्फ स्पीकर साहब को मनाने तक के लिए रोका गया है या वाकई इसके पीछे कोई नीयत नज़र आती है कि इसमें जो कंट्रोवर्शियल क्लॉज हैं इसको ठीक करके और फिर पेश कर दे रहा है? या फिर इसमें एक और भी सवाल जोड़ ले मेरा, ये नाराज़ी सिर्फ बिल की हद तक है या फिर कुछ क्रैक्स विजिबल नज़र आ रहे हैं आपको? देखिए बात ये है कि वो कहते हैं कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। स्पीकर पंजाब असम्बली जो हैं मलिक अहमद खान साहब, जी वो बड़े समझदार और काया सियासतदान हैं। वो सिर्फ एक बिल की वजह से नाराज नहीं हो सकते, एब्सोल्युटली। ना ही दूसरी तरफ से सिर्फ इस बिल की वजह से स्पीकर के साथ नाराजगी हो सकती है। वो कहते हैं वाकई कुछ नजर आते हैं कुछ, तो ये जो चीजें हैं ये वक्त के साथ चीजें बहुत सारी सामने आ जाएंगी, खुलेंगी। हम तो इसलिए के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह करे कि ये जो बिल हमें जो बताया गया है उसी मकसद के लिए मौखर किया गया और वाकई ही इसमें माहरीन से भी राय ली जाए, अवाम से भी राय ली जाए और इसमें चीजें जो हैं, देखें कोई भी बंदा ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान में अच्छी कानून साजी ना हो, जरूर होनी चाहिए। आपको दुनिया के साथ आपको 1859 से 1860 से निकल के 2026-27 में आ जाना चाहिए। आपको महज़्ज़ब मुल्कों की तरह यहाँ पे कानून साजी भी करनी चाहिए और उन पे अमल दरामद भी करना चाहिए। ठीक हम बतौर मीडिया हर अच्छे काम में हुकूमत के साथ हैं, लेकिन खुदारा इस तरह के काम ना किए जाएं कि जिससे शकूक व शुबात में मजीद इजाफा हो, जिसपे हम बैठ के ये सोचने पे मजबूर हो जाएं, ये बात करने पे मजबूर हो जाएं
कि ये जो है ये मज़ीद पाबंदियाँ लगाए जाने के लिए ये किया जा रहा है या वाक़ई ही नियतन हुकूमत जो है वो लोगों क्राइम को। को कम करने के लिए हाँ जी। इकदाम कर रही है। एब्सोल्युटली इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। यकीनी तौर पर ये बिल ज़रूर सारी कंट्रोवर्सीज लेकर आया है, लेकिन आपके साथ बात करने में बहुत सारी क्लैरिटी भी इस पर मिल गई है। इसके साथ ही हम ले रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेक। वेलकम बैक अगेन। हमें एक दफ़ा फिर से ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक संगीन मसला खड़ा हुआ जब ये खबर सामने आई कि इस्लामाबाद में इंसानी अज़ा की गैर कानूनी ख़रीदो फ़रोख्त जो है वो की जा रही है। इसने लोगों को चौंकाया भी, और जब से ये इंकशाफ सामने आया है उसके बाद से मुख्तलिफ इंक्वायरियाँ की जा रही हैं, और ख़ास करके FIA ने कार्रवाई करते हुए जो इंसानी प्लेसेंटा है उसकी मुबैना स्मगलिंग और उसकी प्रोसेसिंग में मुलव्विस एक नेटवर्क को बेनकाब भी किया है। इस नेटवर्क में 3 चीनी शहरी हैं, इन समेत 2 लोकल्स भी हैं, यानी 5 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए हैं। गैर कानूनी प्रोसेसिंग सेंटर्स में इंसानी नाल को खुश करके शीप प्लेसेंटा के नाम से बैरून मुल्क खुसूसन वियतनाम भेजा जा रहा था। अब ना दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में ये जो इंसानी प्लेसेंटा है इसका मुख्तलिफ इस्तेमाल होता है, मेडिकल पर्पज़ में इस्तेमाल होता है। दिस इज़ इलीगल और ये हो रहा था पाकिस्तान में। तो हम बात कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदा इस्लामाबाद आलिजा हमारे साथ मौजूद हैं। आलिजा, सबसे पहले तो ये बताइए कि कितने अरसे से ये काम चल रहा था, कितने अरसे से ये लोग ये धंधा कर रहे थे? पहला केस है। इससे कबल हमने देखा कि इंसानी अज़ा है, किडनी ट्रांसप्लांट है, लिवर ट्रांसप्लांट है, उस हवाले से इंसानी अज़ा है उनकी खरीदो फरोख्त होती है, एक्सपोर्ट भी होती है। लेकिन ये ह्यूमन प्लेसेंटा के हवाले से पहला केस आया है सामने, और इस्लामाबाद के सेक्टर F71 में ये एक घर था, एक प्लांट था जहाँ पर ह्यूमन प्लेसेंटा उसको प्रोसेस करके फिर एक्सपोर्ट किया जाता था। यहाँ पर मैं आपके नाज़रीन को ये बता दूँ कि ह्यूमन प्लेसेंटा एक ऐसी चीज़ है जो एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव है, और मोस्टली जो इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो मेकअप यूज़ करते हैं, उन मेकअप प्रोडक्ट की मेकिंग में ये इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा इस्लामाबाद के मुतअद्दिद अस्पतालों में जो ह्यूमन प्लेसेंटा है उसके हवाले से मुख्तलिफ उनकी अपनी अपनी पॉलिसी है। लेकिन ये मैं आपको बरमला कह सकता हूँ, जो हमारे ज़राए ने कंफर्म किया है कि इस्लामाबाद के जो 2 बड़े अस्पताल हैं, पॉलीक्लिनिक अस्पताल और पिम्स अस्पताल, वहाँ का जो पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सेज हैं, और इसके अलावा जो दीगर जो लोअर स्टाफ होता है, वो इसमें मुलव्विस पाया गया है। एक पूरा नेटवर्क है, एक पूरी चेन है। जिस तरह किडनी ट्रांसप्लांट में एजेंट्स होते हैं, डोनर्स होते हैं, उसी तरीके से ये नेटवर्क काम कर रहा था। और ये इन अस्पतालों से, कुछ प्राइवेट अस्पतालों से जो प्लेसेंटा है वो इस प्लांट तक पहुंचता था, फिर अल्टीमेटली इसको बाहर पहुंचाया जाता था। आपको ये बताएं कि जब रेड किया गया FIA की जानिब से, तो वहां पर जो मौजूद चीनी बशिंदे और तो पाकिस्तानी लोग वहां पर मौजूद थे, उन्होंने फिर पॉइंट आउट किया कि E11 जो एक और पोस्ट सेक्टर है इस्लामाबाद का, वहां पर भी ये काम जारी है। फिर FIA ने E11 में भी उसी तरीके से कार्रवाई की और वहां से भी ह्यूमन प्लेसेंटा रिकवर किया। और उसके बाद मैं आपको ये बताऊं कि इस दायरा कार को बढ़ा दिया गया है। कल जो FIA के डायरेक्टर हैं जोनल शहजाद बुखारी, उनसे गैर रस्मी गुफ्तगू भी हुई। उनका ये कहना है कि अब हमने फैसलाबाद, लाहौर और दीगर शहरों में भी छापे मारे हैं, और वहां पर भी इस तरह के नेटवर्क के होने का इंकशाफ हुआ है। और ह्यूमन प्लेसेंटा के हवाले से ये बताइएगा कि पाकिस्तान में जैसे दीगर ममालिक में ऐसा होता है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो प्लेसेंटा फैमिली के हवाले ही कर दिया जाता है। पाकिस्तान में ये रुझान नहीं है, विच रेजेस लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि ऐसे तो बहुत सारे नेटवर्क्स होंगे कि प्लेसेंटा तो अस्पतालों के पास ही रहता है। अगर यहाँ इस्लामाबाद में ये काम हो रहा है, फैसलाबाद में भी काम हो रहा है, तो और शहरों में भी ये काम हो रहा होगा। बिसाइड फिर इसमें पेशेंट की कोई कंसेंट नहीं होती होगी, ये एक वेस्ट की तरह निकाल दिया जाता होगा और उसको जहाँ मर्जी चाहे उसको बेच दो। देखिए सादिया, ये ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी की कुछ ज़राए से हमारी बात हुई थी। उन्होंने ये बड़ा होशरुबा इंकशाफ किया कि जो पर्टिकुलर उज़्व है ये लाइफ सेविंग उज़्व है और बच्चे को इससे आर्थिक तौर पर ऑक्सीजन मिलती है, न्यूट्रिशन मिलती है। इस हवाले से पाकिस्तानी कानून में कोई शिकी मौजूद नहीं है, कोई कानून ही मौजूद नहीं, दीगर आज़ा के हवाले से है।
तो इसका फिर नुकसान ये था कि हर अस्पताल की अपनी अपनी पॉलिसी थी। बताया जाता है कि जी 3 अस्पताल में एक सेंटर बना हुआ है जहां पर इसको फिर वेस्ट किया जाता है और ये इससे जो चीज बन सकती है उसको रिसाइकल कर लिया जाता है। लेकिन इसके अलावा प्राइवेट अस्पताल हैं, दीगर अस्पताल है, वहां पर फिर यही खरीदो फरोख्त होती है, फिर इसी तरह के लोग उसको खरीदते हैं। और मैं आपको ये बताऊं, कुछ हमारे जराए ने ये कंफर्म किया कि एक बड़े अस्पताल की नर्स जो फोर्थ ग्रेड की है वहां पर, उनका इस्लामाबाद के एक बड़े पोस्ट सेक्टर में घर है, और वो किस तरह घर उनका बना है वो इसी तरीके से बना है कि ह्यूमन प्लेसेंटा वहां से इकट्ठा करते हैं और फिर इन एजेंट्स तक ले जाया जाता है। अच्छा, तो इसका जारी बात आलिजा, अब इसमें एक ये चीज़ है कि तिब्बी माहिरीन तो ऑब्वियसली कहते हैं कि इट इज़ नॉट ओनली सिर्फ कॉस्मेटिक्स की तैयारी नहीं, बल्कि इसमें तिब्बी तहकीक में भी ये होता है, स्टेम सेल रिसर्च बेसिकली, उसमें इसका बड़ा अमल दखल है। लेकिन आप ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन एक्ट 2010 के तहत मुकदमा तो दर्ज किया गया है, लेकिन उस एक्ट में इस मखसूस ऑर्गन की जो ये स्मगलिंग है उसकी कोई शिक नहीं है। तो क्या इस इशू के बाद कोई इस तरह का कोई शिक बनाई जाएगी, कोई मजीद लॉस टाइट किए जाएंगे? ऑब्वियसली देखें, यह एक ऐसा वाकया हुआ, उसके बाद अथॉरिटीज बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई हैं और होटा के जो एहलकार हैं वो भी इस सारे प्रोसेस में शामिल थे। और आपको ये बता भी थे कि जब भी FIA, IB, स्पेशल ब्रांच या पुलिस कोई भी कार्रवाई करती है, चाहे वो ये प्लेसेंटा के हवाले से, ह्यूमन ऑर्गन के हवाले से, वो होटा के कहने पे ही करती है, और ये कार्रवाई भी इसी प्रोसेस के तहत अमल में लाई गई है। अब जाहिर बात है, अब ये मामला सामने आया है तो इसके ऊपर कानून साजी भी की गई जाएगी, स्क्रू टाइटनिंग भी की जाएगी। और जिस तरह मैंने आपने बताया कि ये सिर्फ ह्यूमन प्लेसेंटा मेकअप प्रोडक्ट्स में नहीं, इसका जो इंजेक्शन है, मैं आपको ये बताऊं, 5 से 6 लाख का वो इंजेक्शन आता है जो डेड सेल्स हो चुके होते हैं, उनको रिवाइव करने में भी काम आता है। कई लोगों की जो टांगे हैं वो सोती हैं, काम नहीं करती, तो उस इंजेक्शन के जरिए भी वो काम करना शुरू कर देती हैं। और इसमें एक और अहम बात है कि 700 मर्दों का जो इम्यून सिस्टम जितना होता है उतना ही इस प्लेसेंटा के अंदर ताकत होती है। तो इस कदर ये अहम है, और ये फिर वियतनाम में एक्सपोर्ट किया जा रहा था। और इसमें फिर ये सवाल भी पैदा होता है कि एयरपोर्ट पे जो कस्टम हुकाम है उनकी भी जारी बात है, गफलत है। अगर ये वहां से बाहर जा रहा था तो वहां पर क्या चेकिंग नहीं अच्छा, इसमें जो आप ये वाला जो आपने पॉइंट उठाया है, आई वांट टू टॉक अबाउट दिस। क्या हमारे एयरपोर्ट्स पे इसको इस जैसी किसी चीज़ को, बिकॉज ये भी यूनिक चीज़ होगी उन लोगों के लिए, चेक करने वालों के लिए, इसको भेड़ के प्लेसेंटा, शीप प्लेसेंटा कह के इसको बाहर भेजा जा रहा था, तो इसको कोई चेक करने वाला या इसको कोई डेसिफर करने वाली कोई प्रोसेस हो सकती है हमारे कस्टम्स में? देखिए, FIA हुकाम से हमारी गुफ्तगू हुई है, और जो इस पर्टिकुलर केस में तफ्तीशी हैं, IO हैं, इंफॉर्मेशन ऑफिसर उमर अरसलान साहब, उनसे भी हमारी गुफ्तगू हुई है। जाहिर बात है, बहुत सारी मामला कॉन्फिडेंशियल हैं, वो सारी चीज़ें मैं शेयर नहीं कर सकता, लेकिन उनका ये कहना था, जिस तरह मैंने तस्करा किया, कि इसमें कस्टम हुकाम की भी कहीं ना कहीं गफलत है। आम आदमी उम्रे से पानी ज़्यादा लिया है तो वो ऑफलोड कर दिया जाता है। तो यहाँ से ये चीज बाहर जा रही थी, उसको नोटिस नहीं किया गया। तो उन्होंने कहा कि जो जो फैसिलिटेटर है इस तमाम प्रोसेस में, इस पूरी चेन को जो है वो हाईलाइट किया जाएगा, टारगेट किया जाएगा, और किसी को नहीं बख्शा जाएगा। राइट आलिजा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे पास टाइम कम है, ये बताएं कि कौन सा मोस्ट रेलेवेंट कानून है जो जिस दफा के अंडर इन लोगों को इनके क्रिमिनल चार्जेस को लिया जाएगा, जब कोई कानूनी शिक प्लेसेंटा के लिए ऑलरेडी मौजूद नहीं है? और क्या कोई ऐसा रास्ता या कोई शुबा शो किया जा रहा है कि ये बच सकते हैं, इनकी सजाएं कम हो सकती हैं जस्ट बिकॉज कोई कानून नहीं है इस पर? नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता कि इनकी सजाएं कम हो सकेंगी। अभी पूरी एक चेन है जो बार बार इससे हम ये देख रहे हैं कि पैराकार बढ़ता ही जा रहा है। जिस तरह इस्लामाबाद के E11 में पॉइंट आउट हो गया, फिर उसी तरीके से इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों में भी हाईलाइट हो गया मामला। मुझे लगता है कि ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी, इनके जो एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर फजल मौला, वो भी इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व है। और अब ये मेक श्योर किया जा रहा है कि जो होटा के दीगर सेक्शन है उनको मजीद उनमें तरामीम की जाए, इसको भी उसमें शामिल किया जाए और उसके तहत भी कार्रवाई की जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आलिजा, इस हवाले से आप हमें अपडेट कर रहे थे, और बहुत ही अहम मामला है। और अगेन बात वही है कि अगर तो ये मेडिकल पर्पस के लिए है तो उसमें इस मुल्क के लॉस क्या कहते हैं पता हमें चला कि फ़िलहाल है ही नहीं। तो लेट्स सी कि इस इशू को डिस्कवर होने के बाद लॉज मजीद टाइटन अप होते हैं नहीं। एक ब्रेक ले लें, दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस।
बैक अगेन। जब वेनेजुएला में ज़लज़ला आया उससे बहुत तबाही हुई और ये एक अफसोसनाक खबर थी जिससे अभी भी हम देख रहे हैं कि लोगों को मलबे के नीचे से निकाला जा रहा है। इसी बीच एक ऐसी फैमिली का भी जिक्र हुआ जिसमें अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं जिनका नाम है लूकास त्रेहो। उनका पूरा का पूरा ख़ानदान जो है इस ज़लज़ले की जद में आया है। 74 घंटे तक जारी रहने वाले सर्च ऑपरेशन के बाद फुटबॉलर की अहलिया और उनके 2 बहुत छोटे बच्चे, उनकी डेड बॉडीज़ वहाँ से निकाली गई हैं और इस अलमनाक ख़बर पर फुटबॉल हलकों में, मद्दाहों में गहरा रंज भी पाया जाता है, गम भी पाया जाता है कि कुछ ऐसे ही अमवात, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हमें बिल्कुल इंसानी तौर पर बेबस साबित करती हैं। त्रेहो जो है वो वेनेजुएला के जो लोकल क्लब है उसके साइनी थे और वैसे बेसिकली तो अर्जेंटीना फुटबॉलर हैं, लेकिन वो मौजूद थे कराकस में। ये वॉज प्रैक्टिसिंग जब उन्हें पता चला कि ये हुआ है। और लगुएरो जो है, जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ था वेनेजुएला का इलाका, ये वहाँ गए, 3 दिन तक ढूंढते रहे, जिसके बाद मिली। अच्छा, ही इज़ नॉट द ओनली फुटबॉलर, इसके साथ एक लोकल वेनेजुएलन फुटबॉलर भी हैं, हेक्टर बेलो उनका नाम है। हेक्टर बेलो बज़ाते ख़ुद और उनकी वाइफ एंड्रिया वो अपनी छोटी नौमौलूद को बचाते हुए भी जो है वो इसमें उनकी हलाकत हुई है। उनकी बच्ची जो है वो तो सही सलामत मिली, बट देन द रेस्क्यूअर्स लेटर ऑन फाउंड बोथ द कपल दैट। सो हार्ट फेल्ट कंडोलेंसेस टू ऑल द पीपल जिन्होंने अब तक अपनी जानें इसमें गंवाई हैं या जिनके प्यारे इसमें चले गए। वी होप कि इस तरह की अंदोनाक वाक़यात जो हैं वो किसी से उनके प्यारे ना छीने। वेल, दिस वाज इट। आगे बढ़ते हैं, कुछ फीफा वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं। राउंड ऑफ 32 में सनसनीखेज मैचेस का मरहला इस वक्त जारी है। गुज़िश्ता रात तो ब्राज़ील ने जापान को 2-1 से शिकस्त दी थी और राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। जापान ने पहले हाफ में सानू के गोल से बढ़तरी हासिल की, उसके बाद ब्राज़ील केम बैक और ज़बरदस्त 2 गोल्स के बाद ब्राज़ील ने अपनी पोजीशन को किया मुस्तहकम एंड ब्राज़ील आर थ्रू बेसिकली। एब्सोल्युटली। चाहे फिर वो गैब्रिएलो, वैसे मेरे ख्याल में ज़्यादा जो क्रेडिट दिया जा रहा है वो उनका 90th मिनट का जो गोल गैब्रिएलो ने किया, जिस तरह से उन्होंने टीम को राउंड ऑफ 16 में पहुंचाया। इसके बाद वाला जो मैच है वो इस वक्त बड़ा ही कंटेंशियस बना हुआ है, क्योंकि पैराग्वे ने 4 बार की आलमी चैंपियन जर्मनी को पेनल्टी शूट आउट पे शिकस्त दी है, और वो भी ऐसे वक्त में कि जब जर्मनी मोमेंट पे लीड कर रहा था 2-1 से, लेकिन रेफरी ने जो है वो डिसीजन जो है उसको रूल आउट कर दिया और गोल को नलिफाई किया, जिसके बाद जर्मनी को जाना पड़ा ऐसे कॉर्नर में जहां पे वो कभी नहीं हारे इन द पेनल्टी शूट आउट। लेकिन कहते हैं ना कि रिकॉर्ड्स आर मेड टू बी ब्रोकन, तो जर्मनी जो है वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। और पेनल्टी शूट का ऐसा फैसला सामने आया जिसमें नहीं निकलना चाहिए था नेदरलैंड्स को, बट इट हैपेंड। आज सुबह मैच हुआ था, इट वाज मोरक्को वर्सेस नेदरलैंड्स, और मुकर्रर वक्त के बाद दोनों टीमों के दरमियान मुकाबला 1-1 से बराबर था। नेदरलैंड्स के लिए कोरी काग्यो, जबकि मोराकश के लिए ईसा दियोप ने गोल किया था। तहम इजाफी वक्त में मोराकश ने शानदार पेनल्टीज खेलते हुए नेदरलैंड्स को पीछे छोड़ा और इस तरह से उन्होंने उसको शिकस्त दे दी। नाउ द क्वेश्चन इज कि राउंड ऑफ 16 में क्या होने वाला है। तो चूंकि ब्राज़ील जीत गया है, उसका मैच डिपेंड कर रहा है कि वो आगे किसको हराते हैं, एंड वो हराने जा रहे हैं अगर नॉर्वे को या फिर उसके अलावा आइवरी कोस्ट को। ये डिसाइड करेगा कि ब्राज़ील के साथ किसने मैच खेलना है आगे चलकर। स्पोर्ट्स तज़कियाकार मीर शब्बर अली हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शब्बर साहब, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इट्स अ प्लेजर होस्टिंग यू इन द शो सर। शब्बर भाई, ज़रा पहले तो मैं चाह रहा हूँ कि पहले हम उस मैच की बात करें जिसमें सबसे ज्यादा वावेला अब मचना शुरू हो गया, एंड दैट इज जर्मनी। क्या हुआ था, थोड़ा सा बताएं। वाज इट अ फेयर डिसीजन कि ये डिसीजन क्या कि उनका हाथ लगा गोलकीपर को और वो इसलिए गोल नलिफाई हो गया? हाउ डिड यू टेक दैट? वालेकुम सलाम, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो अगेन। जी बिल्कुल, देखिए डिसीजंस जो होते हैं वो कॉन्टेक्स्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि मैच की क्या जो मैच मिस्टेक्स कितने हैं। तो ऑब्वियसली वो किसी और मैच में शायद वो डिसीजन जो है वो इजीली एक्सेप्ट कर लेती लूजिंग टीम, लेकिन जो स्टेक्स जिस तरह के थे वो उस डिसीजन के बारे में अब बात चलती रहेगी। और जितना मैंने देखा मुझे लगा कि एट द एंड ऑफ द डे रेफरी ने एक फेयर डिसीजन ही लिया। अच्छा। लेकिन ऑब्वियसली डिसीजन लेने की वजह से जो है वो एक बहुत बड़ी टीम बाहर हो गई, एक बहुत बड़ा अपसेट रिजल्ट आया, और वर्ल्ड कप में अपसेट्स का सिलसिला है वो कंटिन्यू हो रहा है अब फिर से। एब्सोल्युटली। आज जो सुबह में मैच हुआ, दैट वाज नेदरलैंड्स का मैच मोरक्को से। पेनल्टी शूट पर कौन एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस तरह की
मुझे लगा कि वो गोल में डालने ही नहीं चाह रहे नेदरलैंड्स, तो सिर्फ पोल पे ही पेनल्टीज मारना चाह रहे थे। मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो व्हाट वाज दैट ऑब्सेशन विद द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पोल कि सारी उनकी 2 पेनल्टीज वहीं पे जाके लगी। आई मीन फॉर अ नेदरलैंड्स जैसी टीम क्या ये प्रेशर था, व्हाट वाज रियली, या ये जो राउंड ऑफ 32 से 16 में जाने का जो एक नया राउंड डाल दिया गया, दैट नॉकआउट इज मेकिंग दिस हैपन। देखिए, इन एनी नॉकआउट मैच प्रेशर इज देयर, और फिर नॉकआउट मैच के ऊपर जब पेनल्टीज भी आ जाती हैं, पेनल्टी शूटआउट्स में जब मुकाबला डिसाइड होना है, तो नेचुरली वो उसके जो है ना वो प्रेशर होता है। आप दुनिया का बड़े से बड़ा फुटबॉलर उस प्रेशर को फील करता है, और वो प्रेशर नजर आ रहा था। मतलब ऑन अनदर डे इन एनी प्रैक्टिस दीज प्लेयर्स वुड बी हिटिंग द बैक ऑफ द नेट इजीली, बट वो लग रहा था लेफ्ट हैंड साइड की पोस्ट की आप बात कर रही है, वो मैन ऑफ द मैच बनते बनते रह गया। मतलब जो है ना वो it's not a coincidence, मतलब pressure can do that to the players, और penalty shootouts एक obviously एक रिजल्ट निकालने का एक आखिरी एक फाइनल रिजॉर्ट होता है, लेकिन it doesn't decide कि किस टीम ने अच्छा खेला, जीतना जरूरी नहीं है कि अच्छा खेली हो। तो लेकिन ओवरऑल बहुत इक्वल फुटिंग पे ही मुकाबला हुआ नेदरलैंड्स और मोरक्को का, और मोरक्को से सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मोरक्को क्वार्टर सेमीफाइनल खेलेगा और मोरक्को उस तरफ रवा दवाएं, लेकिन फिर एट द सेम टाइम किसी को ये नहीं पता था कि वो नेदरलैंड्स की टीम उनको राउंड ऑफ 32 में मिलेगी, और यूरोपियन टीम जो है वो जल्दी बाहर चलेगी। नेदरलैंड्स की बहुत डिसेंट टीम थी, और ऑब्वियसली जो नेदरलैंड्स के फैंस हैं वो मिस करेंगे उस टीम। अच्छा, आपने मोरक्को की बात की, नाउ दे आर अप अगेंस्ट कनाडा। कनाडा जो ऑलरेडी बड़ा अच्छा करती हुई आ रही है, एंड फिर आगे की डिसीजन है कि पैराग्वे में से या फिर स्वीडन और फ्रांस में से कौन आगे जाता है, ये तो चले बात की बात है। बट द थिंग इज कि मराकश की टीम जो 2022 में सरफेस पे आई, द फर्स्ट अफ्रीकन अरब नेशन के जो सेमीज तक गालिबन गई थी, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, यस, इन 2022, कैसे देख रहे हैं अशरफ हकीमी की टीम को इन दिस वर्ल्ड कप एज वेल, एंड डू यू फील अनदर सेमीज फॉर द अरब अफ्रीकन नेशन? डेफिनेटली, एक तो ओवरऑल अफ्रीकन टीम्स ने बहुत इंप्रेस किया इस वर्ल्ड कप में, ऑलमोस्ट सबने क्वालिफाई किया राउंड ऑफ 32 के लिए, एज कम्पेयर टू एशियन टीम्स जिसमें से सिर्फ एक ही टीम आ पाई जो कल हार गई। लेकिन जहाँ तक मोरक्को की बात है, मोरक्को ने ये मेक श्योर किया है कि जो 2022 में हुआ था वो एक फ्लूक नहीं था। उन्होंने किया अपनी स्ट्रेटजी पे, उन्होंने डबल डाउन किया अपनी क्वालिटी पे, उन्होंने अपने जो डायस्पोरा प्लेयर्स हैं उनकी और ज़्यादा टैपिंग बेहतर की है। कल जो है वो उनकी क्वालिटी नज़र आ रही थी, और उन्होंने दुनिया को, मतलब अब तो ये एक कॉमन नॉलेज बन जानी चाहिए कि मोरक्को जो है वो एक कंटेंडर के लिए कम्पीट करने वाली टीम। ऑब्वियसली देयर इज फ्रांस एंड देयर आर द बिग नेम्स, बट बिग नेम्स इस वर्ल्ड कप में। राइट, अब जरा मुझे ब्राजील वाले मैच के बारे में अगेंस्ट जापान तो जरा बताएं। ये मतलब ये डेड्स में से अचानक मुर्दों की तरह ब्राजील सेकंड हाफ में जाग के तबाही मचाने आ गया कल। पहले हाफ में आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। क्या वो बहुत ही जापान को वीक समझ रहे थे? व्हाट रियली हैपेंड इन द फर्स्ट हाफ? बिकॉज अब आगे जाके राउंड ऑफ 16 में तो वो अगर नॉर्वे आ जाता है तो नहीं कर पाएंगे, मेरे ख्याल में ये नहीं कर सकेंगे गलती जो उन्होंने पहले की है। देखिए, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि ब्राज़ील से गलती हुई, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो फर्स्ट हाफ था उसने ब्राज़ील ने ऑलमोस्ट वैसा ही खेला था जैसे उसने सेकंड हाफ में खेला था। अच्छा। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि टेम्पो था ना वो जापान की साइड पे था। जापान जो था, जो एक गोल उनको अर्ली गोल मिल गया, उसकी वजह से जो मैच का टेम्पो था, जो मैच का मोमेंटम था, वो जापान की साइड पे आ गया। और जापान की टीम इतनी ऑर्गेनाइज्ड और एक वेल ड्रिल्ड टीम है कि जब उनके पास टेम्पो आया तो उन्होंने उसको फर्स्ट हाफ में यूटिलाइज किया। लेकिन व्हाट ब्राजील डिड इन द सेकंड हाफ वाज दैट कि उन्होंने अपने आप, प्रॉब्ली उनकी जो पेप टॉक हुई होगी ड्रेसिंग रूम में, वो यही थी कि उनको ये इस बात का अंदाज़ा दिलाया गया उनके मैनेजर की तरफ से कि यू आर अ क्वालिटी टीम, यू हैव गॉट द क्वालिटी। और उन्होंने जब भी उनके पास बॉल आई उन्होंने उस टेम्पो को वापस छीना जापान से, उन्होंने बॉल को अपने साथ रखा, उन्होंने एक बड़ा ही वेटिंग गेम, पेशेंट गेम खेला। और जो जापान, स्पेशली शब्बर, जो विनी जूनियर ने सेकंड हाफ में एक मूव बनाया था जो कि फिर वो डिफेंडर ने, जापानीज डिफेंडर ने उसको हेडर से क्लियर किया था, दैट वाज विशियस फ्रॉम विनीशियस। अच्छा, नाउ कमिंग ऑन टू द कमिंग मैचेस,
फ्रांस वर्सेस स्वीडन, एंड देन उसके बाद है द अमेरिकन पावर हाउस, साउथ अमेरिकन पावर हाउस शो, मेक्सिको वर्सेस इक्वाडोर। पहले फ्रांस स्वीडन की बात कर लेते हैं। डेम्बेले से लेके एम्बापे तक एवरीवन इज इन रेड हॉट फॉर्म। सो विल इट बी अ केक वॉक फॉर फ्रांस, या फिर जिस तरह मुश्किलात पेश की हैं बाकी छोटी टीम्स ने बड़ी टीम्स के लिए, डू यू फील अनदर अपसेट? स्वीडन छोटा है या नहीं? अच्छा, ये सीन है कि फ्रांस की वो वाहिद टीम है जो इस तरह की कोई जो है वो डाउट भी पैदा नहीं होता आपके दिल में कि यार ये टीम किसी अपसेट में बाहर हो जाएगी, क्योंकि फ्रांस आर एक्चुअली उनके ऊपर आप उनकी कोई वीक पॉइंट्स निकाल नहीं सकते। लाइक ऑलवेज, लाइक सिंस द लास्ट 2 वर्ल्ड कप्स, और अब फिर से दे हैव अ वेरी सॉलिड टीम, और वो कॉन्फिडेंस के साथ आए हैं। वो सारे मैचेस वो जीत कर आए हैं इसमें और राउंड ऑफ 32 में, और उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। दे नो कि दे हैव गॉट द क्वालिटी, और मुझे नहीं लगता कि स्वीडन उनका उस तरीके से मुकाबला कर पाएगी। और स्वीडन की भी एक बड़ी डिसअपॉइंटिंग सी रन रही है ग्रुप में। वो आ गए एज अ बेस्ट, बट स्वीडन हैव लाइक कुड हैव, सो स्वीडन आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग many Sweden good to go things any from forward. All right. शबर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डेफिनेटली इट वाज वंडरफुल टू हैव इट ऑन द शो, और मेरे ख्याल में मज़ा इस वजह से भी आया कि फुटबॉल के मैचेस ऑनगोइंग इतने इंटरेस्टिंग होते चले जा रहे हैं। फुटबॉल की बातें तो जारी रहेंगी, हम अपने शो के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम जिक्र करने जा रहे हैं पाकिस्तान के अजीम मुसव्विर का, जिनकी बेमिसाल ख़ताती और फ़न मुसव्वरी को नई शनाख्त देने वाले सादिक़ैन का आज यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। सादिक़ैन ने अपने मुनफरिद असलूब, जुर्रतमंदाना तख्लीकी अंदाज़ और इस्लामी ख़ताती को जदीद फ़नी इजहार से जोड़कर आलमी सतह पर पाकिस्तान का ना सिर्फ नाम रोशन किया, बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी एक दफ़ा फिर से ख़ताती को और आर्ट को जगाया भी। उनके कई शाहकार फनपारे आज भी सरकारी इमारतों, अजायब घरों और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में उनके फ़न की अजमत का मुँह बोलता सबूत हैं। इसी के साथ हम अब आप इजाज़त, अब आपसे मुलाकात होगी कल। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।